मित्रों, पिछली क्लासों में मैंने कुछ बाल विकास के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें मैंने बाल विकास के अर्थ एवं परिभाषाओं को बताया था। फिर मैंने बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा की थी, बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा की थी, और मैंने बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया भी था, इनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, ये मैंने पिछली क्लासों में बताया था। आज मित्रों हमारा नया टॉपिक होगा जिसका नाम है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आज मेरा नया टॉपिक है, उसका नाम है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देख लीजिए मित्रों कि विकास को, कहने का मतलब है विकास हमारा किस प्रकार से प्रभावित होता है, उस पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, और हमारे ये विकासात्मक क्रियाओं में किस प्रकार से ये हमें प्रभावित करता है। देख लीजिए मित्रों, ये विकास को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं। सबसे पहले आता है वंशानुक्रम। पहले कौन आता है? वंशानुक्रम। दूसरा नंबर है वातावरण। तीसरा नंबर है पोषाहार, और अगला नंबर है बुद्धि, और अगला नंबर है जन्मक्रम। अगला नंबर है जो हमारे विकास को प्रभावित करता है जन्मक्रम के बाद है अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और अगला नंबर है लिंग। कहने का मतलब है जो महत्वपूर्ण कारक तो कई प्रकार के हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं मित्रों, लेकिन उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो मैंने बताए हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम किस प्रकार से प्रभावित करता है हमारे विकास को। इसके बाद आता है वातावरण। तो वातावरण किस प्रकार से प्रभावित करता है। इसके बाद पोषाहार। पोषाहार का मतलब खान पान, ये हमारे विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। और इसके बाद बुद्धि और जन्मक्रम, अंतःस्रावी ग्रंथियां, लिंग, ये हमारे विकास को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो देखिए मित्रों, इसको पढ़ने से पहले आज बस मित्रों इतना है कि हमारा जो वीडियो है अपने मित्रों को भेजिए और सब्सक्राइब कराइए, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आगे हम आपको वीडियो और अन्य सामग्री देते रहें। ये सामग्रियां आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, और टेट, सीटेट, सुपर टेट और अन्य भर्तियों में जितने भी आते हैं उनमें ये सारी महत्वपूर्ण अदा करती हैं। मित्रों देखना है कि इस प्रकार से आपको किस प्रकार से याद करना है, किस प्रकार से इनको रटने की जरूरत नहीं है मित्रों। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि बस एक बार इनको देखिए और तुरंत याद हो जाएगा। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम विकास के प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले पढ़ते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है मित्रों? वंशानुक्रम क्या होता है? साधारण भाषा में अगर कहें तो वंशानुक्रम क्या है? वंशों का क्रम। साधारण भाषा में कहें कि ये वंशों का एक क्रम है, ये वंशानुक्रम है। वंशों का वंश क्या है? ये वंश क्या है? वंश मीन्स होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। वंश क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी का है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुण होते हैं जो बालकों में हस्तांतरित होते रहते हैं। क्या है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण पाए जाते हैं वो गुण
एक दूसरे में कैसे होते रहते हैं, हस्तांतरण या हस्तांतरण होते रहते हैं या हस्तांतरित होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं वंशानुक्रम। कहने का मतलब है यह वंशों का क्रम, यह हम कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का हस्तांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। जेनेटिक सिस्टम, अंग्रेजी में कहते हैं जेनेटिक सिस्टम। जेनेटिक सिस्टम क्या होता है कि ये गुण जैसे दादा परदादा माता पिता बच्चों में पाए जाते हैं, वही गुण आने वाले पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो देख लीजिए किस प्रकार से ये गुण ट्रांसफर होते हैं। देख लीजिए मित्रों कि ये वंशानुक्रम किस प्रकार से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को घुसते हैं या प्रवेश करते हैं। देख लीजिए वंशानुक्रम, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे वंशानुक्रम का यहाँ मतलब समझ लीजिए वंशानुक्रम। मित्रों देखिए वंशानुक्रम, यहाँ क्या होता है कि जैसे किसी बालक कोई भी बालक है उसमें 100% अगर गुण है, कितने 100% गुण है, तो वो 100% गुण किनके हुए, वो 100% गुण किनके हुए। देखिए एक तरफ होता है पिता पक्ष और एक होता है माता पक्ष, एक तरफ पिता पक्ष होता है और एक तरफ माता पक्ष होता है। देख लीजिए मित्रों, एक पिता पक्ष और दूसरा माता पक्ष। इसके बाद पिता पक्ष में आपके आ जाता है दादा और दूसरे में आ जाती है दादी, और माता पक्ष में आ जाती है नाना नानी और नाना और नानी। मित्रों देखिए इसका भी एक पक्ष होता है परदादा और परदादी, परनाना, यहाँ पे यही सिस्टम होता है परदादी और परदादा, और यहां भी यही सिस्टम होता है परनानी और परनाना, यही सिस्टम होता है परनाना और परनानी। ये हमारा जेनेटिक सिस्टम होता है, परदादा परदादी परनाना परनानी। मित्रों देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये चलता रहता है। कहने का मतलब है कि ये जो पिता पक्ष होता है और माता पक्ष होती है, पिता पक्ष क्या है और माता पक्ष में किस प्रकार से ये आते जाते रहते हैं। मित्रों जैसे कि किसी बालक को मैंने बताया था कि 100% गुण पाए जाते हैं, तो 100% गुण में कि माता और पिता में कितने होते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर होते हैं 50% और यहाँ पे होते हैं 50%। कितने होते हैं 50% होते हैं। मित्रों 50% की यदि बात की जाए तो देख लेना यहाँ 50% माता में और 50% पिता में होते हैं। इसी प्रकार से 25% दादा में और 25% दादी में, और 25% नाना में या नानी में और 25% नाना में, ये होता है 25% हो जाते हैं। इसके बाद में इसी चीज को डिवाइड किया जाए तो 12.5 कितने हो जाते हैं 12.5%, 12.5%, 12.5% और 12.5%। ये प्रकार चलता है 12.5%, 12.5%। यहाँ में देख लीजिए 12.5%, 12.5%, 12.5% और 12.5%। इस प्रकार से ये जेनेटिक सिस्टम चलता है। कहने का मतलब है ये जेनेटिक सिस्टम इस प्रकार से चलता है क्योंकि इसमें जो गुण होते हैं, दादा दादी में जो गुण होते हैं वो बालकों में कितना जाता है,
परदादा के जो गुण होते हैं वो बालकों में कितने जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितने गुण जाते हैं। देख लीजिए कि अगर परदादा के 12, दादा के 25, पिता के 50 और माता के 50, कहने का मतलब है इस प्रकार से ये गुण ट्रांसफर होते रहते हैं। इसी सिस्टम से हमारे गुणों का विकास होता है और यही गुण बालकों को प्रभावित करते हैं। जैसे कहने का मतलब है माता पिता अगर गोरे रंग के हैं, यदि गोरे हैं तो उनकी संतानें गोरी होंगी, ये स्वाभाविक है। और माता पिता गोरे हैं, संतान काली होगी, ये भी स्वाभाविक है। कैसे? क्योंकि माता पिता तो गोरे हैं लेकिन संतानें एक गोरी नहीं है या गोरी नहीं है, तो वो स्वाभाविक कैसे? कैसे क्या है कि गोरे में आपके दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी में कोई काले रंग का रहा होगा, इसलिए वह गुण हमारे कहाँ पहुंच गए, बालकों में प्रवेश हो। यही जेनेटिक सिस्टम चलता है, यही वंशानुक्रम चलता है। मित्रों, आज आप इस क्लास को इतना ही रखिए। आज आने वाले समय में आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।